हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आपका इस क्लास में। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। यस। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है नया चैप्टर, दैट इज़ प्राणी जगत और एनिमल किंगडम। ठीक है, अपन 3 चैप्टर्स कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट के। ये लास्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, आई होप आपको 3 चैप्टर समझ में आए होंगे। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले एज आई ऑलवेज से हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राणी जगत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स का अपन ने पढ़ा था जीवन चक्र। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि अपन ने इनकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो इनके जीवन चक्र में मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिए। फर्स्ट इज कि ये सब कैसे होते हैं, सारे जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं, हिट्रोस्पोरस होते हैं, और कैसा डेवलपमेंट है स्पोर्स का इनके अंदर, एक्सोस्पोरिक या एंडोस्पोरिक। वेरी गुड, अंतः बीजाणुक हैं और इसी वजह से ही इनमें सीड्स मिलते हैं आपको, है ना। तो ये कैसे होता है इनका डेवलपमेंट, ये होते हैं अंतः बीजाणुक, दैट इज एंडोस्पोरस, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन ने क्या देखा था, इनमें पुंधानी होती है कि नहीं होती है, इनमें पुंधानी एब्सेंट होती है। ठीक है, और अपन ने देखा था कि पुंधानी जो है वो सिर्फ टेरिडोफाइट्स तक प्रेजेंट होती है, उसके बाद वो एब्सेंट है। ठीक है, और स्त्रीधानी सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स तक प्रेजेंट होती है, फिर एंजियोस्पर्म में वो एब्सेंट है। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा कि इनका जो भ्रूण होता है वो किसके अंदर होता है, भ्रूण होता है बीज के अंदर, और जो बीज है वो अनावृत होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, इसी वजह से अपन इनको अनावृत बीज ही बोल रहे हैं। और चौथी चीज अपन ने देखा कि जनरली तो डायोशियस होते हैं, दैट इज एकलिंगी होते हैं, पर पाइनस एक एग्जाम्पल है जो कि मोनोइशियस जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, उभयलिंगी है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर अपन ने क्या देखा था, इनका जीवन चक्र। तो अपन ने देखे 2 अलग अलग स्पोरोफाइट्स है, नर बीजाणुद्भिद है, मादा बीजाणुद्भिद है। नर बीजाणुद्भिद पे आपको नर कोन्स मिलेंगे, है ना, नर शंकु मिलेंगे, स्ट्रोबिलाई मिलेंगे। ठीक है, उस पे आपको मिलेंगे लघु बीजाणु पर्ण, फिर लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानी, फिर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जैसे अपन ने पहले देखी है। ठीक है, फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा, लघु बीजाणु बनेंगे। अब क्योंकि इनमें एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है, तो लघु बीजाणु जो बने हैं वो अंकुरित कहाँ होंगे, बीजाणुधानी के अंदर ही, बीजाणु भित्त पे ही। ठीक है, तो वहां पे अंकुरित हुए, उन्होंने बनाया नर युग्मकोद्भिद, जो यहाँ पे क्या है, पॉलिन ग्रेन्स है, परागकण है। ठीक है, और नर युग्मकोद्भिद में बनेंगे नर युग्मक। यस, इसी तरीके से अपन ने मादा बीजाणुद्भिद की बात की थी, उस पे आपको मादा शंकु मिलेंगे, जिसपे आपको गुरु बीजाणु पर्ण मिलेंगे, मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, फिर गुरु बीजाणु धानी। अब मैंने आपको बताया था गुरु बीजाणु धानी में एक द्विगुणित ऊतक हो क्या बना हुआ होता है वो, जिसको अपन बोलते हैं न्यूसेलस, या फिर हम बोलेंगे बीजांड काय, है ना। और ये जो न्यूसेलस है, इसके अराउंड भी एक आवरण होता है, एक अस्तर से ये कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो अध्यावृत मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी है, उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, या फिर आप इसको बोलते हो ओव्यूल। ठीक है, अब ये जो बीजांड काय है, न्यूसेलस है, इसी का एक सेल विभेदित होके क्या बनाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें मियोसिस होगा और मेगास्पोर्स बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। एक मियोसिस में आपको पता है 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, पर 3 मेगास्पोर्स जो हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक मेगास्पोर, एक गुरु बीजाणु बचेगा। तो ये जो एक गुरु बीजाणु बचा है, ठीक है, उसका क्या होगा, अब वो अंकुरित होगा, अगेन एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, और ये क्या बनाएगा, मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद पे स्त्रीधानी डेवलप होगी, और स्त्रीधानी में फिर अंड बनेगा। फिर जैसे कि हमेशा होता है, फिर निषेचन होगा। तो क्या होगा, नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के पास आएंगे, और यहाँ पे ये जो बेसिकली आप बोल सकते हो, ये जो एजेंट है जो लेके आएगा नर युग्मक को मादा युग्मक के पास, वो है एयर। जनरली वायु से इनका परागण होता है, तो नर युग्मक आते हैं मादा युग्मक के पास, उन पॉलिन ग्रेन्स की पॉलिन ट्यूब बनती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। ठीक है, और एक जूडियो साइफोनोगैमी भी इसमें पाई जाती है, क्योंकि किसी किसी में नर युग्मक जो गतिशील है,
तो वो जा तो ट्यूब के थ्रू रहे हैं पर वो खुद मूव करके जा रहे हैं उनकी कशापिका की हेल्प से, ठीक है, तो वो गतिशील हैं। तो ये ज़ूडियो साइफोनोगैमी या साइफोनोगैमी आपको इसमें मिल सकती है। निषेचन के बाद आपका बनता है युग्मनज, फिर भ्रूण और फिर बीजाणुत्भिद। तो ये इनका हो जाता है जीवन चक्र। इनके जीवन चक्र को हम कैसा बोलेंगे, कैसा जीवन चक्र है इनका? इनका जीवन चक्र है द्विगुणित, दैट इज डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। क्यों है डिप्लॉन्टिक? क्योंकि इनमें जो गैमेटोफाइट फेज है ना, जो युग्मकोद भेद है इनका, ये बहुत ही हासित होता है और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम ही है ना, युग्मकोद भेद इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है इनके अंदर। तो मेजर जो लाइफ साइकिल है वो किसकी है? द्विगुणित की, डिप्लॉइड की, ठीक है, तो इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनकी होती है। ये अपन ने पढ़ा था, ये सबको समझ में आ गया था जीवन चक्र जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इनको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन ने देखा था इनको दो ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं साइकोडोफाइटा, ठीक है, और दूसरे होते हैं कॉनिफेरोफाइटा, ठीक है। तो जो साइकोडोफाइटा है वो क्या है बेटा? वो है लोअर जिम्नोस्पर्म्स। और कॉनिफेरोफाइटा क्या है? ये है हायर जिम्नोस्पर्म्स। यस, ठीक है। तो साइकोडोफाइटा में अपन ने दो एग्जाम्पल देखे थे, आपको याद हो तो, एक तो है साइकस और एक है जामिया पिग्मिया, जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। साइकस की बात करें तो अपन इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था दो नाम से हम इसको जानते हैं, एक है सागो पाम और दूसरा है फर्न पाम। सागो पाम मैंने आपको बताया था साबूदाना में इससे मिलता है, सागो पाम इसलिए इसको बोलते हैं। फर्न पाम क्योंकि फर्न से इसके लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, ये भी मैक्रोफिलस होता है, मेगाफिलस होता है, गुरुपर्णीय होता है, जैसे कि फर्न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा था, इसमें रेमिंटा आपको मिलता है, जो यंग लीव्स होती हैं उस पर आपको ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, रेमिंटा हम उसको बोलते हैं। तीसरी चीज अपन ने क्या देखी थी, इनके जो युग्मक है वो कैसे होंगे? गतिशील होते हैं, गतिशील नर युग्मक इनमें हमें देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइम क्या देखने को मिलेगी? ज़ूडियो साइफोनोगैमी, ठीक है, ये आपको साइकस में देखने को मिलेगा। ये लोअर जिम्नोस्पर्म्स की बात हुई। फिर एक आते हैं हायर जिम्नोस्पर्म्स, जिनको फर्दर अपन 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, याद है? बताइए क्या क्या थे 3 ऑर्डर जिनमें अपन ने हायर जिम्नोस्पर्म्स को डिवाइड किया था? सोचिए क्या क्या थे? यस, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है, मेरे बोलने से पहले लिख दिया कीजिए, ठीक है। सो एक है गिंकगोएल्स, ठीक है, इसमें आपका आता है गिंकगो बाइलोबा, जो कि लिविंग फॉसिल है, ठीक है। गिंगोएल्स में जो नर युग्मक हैं वो गतिशील होते हैं। ये सबसे प्राचीन टाइप के कॉनिफेरोफाइटा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था दूसरा होता है कॉनिफरेल्स, जो सबसे बड़ा समूह है इनका, सबसे ज्यादा इसी के अंदर होते हैं, कॉनिफर्स इसके अंदर आते हैं। और अपन ने देखा था इसके, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए थे पीसी सेट करके, ठीक है। पी से पाइनस, सी से सेड्रस, याद है आपको? पी से क्या है? पाइनस, सी से है सेड्रस, एस से है सिकोइया, ए से है ओरोकेरिया, ठीक है, और टी से है टेक्सस, ओके। अब पाइनस जो है उससे अपन को क्या मिलता है? तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। सेड्रस जो है वो है दियोदार के पेड़। सिकोइया क्या है? ये टॉलेस्ट ट्री है, इसको हम रेडवुड ट्री, शर्मन ट्री भी बोलते हैं। अरोकेरिया क्या है? ये है क्रिसमस ट्री जो अपन लगाते हैं, ठीक है। और टेक्सस से हमें क्या मिलता है? टेक्सॉल मिलता है, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफेरेल्स में याद रखोगे। और एक जो थर्ड ऑर्डर इसका है वो है ग्नेटेल्स, ठीक है।
ग्रैटेल्स जो है वो सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, याद है अपन ने ये पढ़ा था। इनके जाइलम में आपको क्या मिलेंगी? वेसल्स मिलेंगी। वैसे तो अपन ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती, वाहिका एब्सेंट होती हैं, पर इनके जाइलम में आपको वेसल्स मिलेगी। और इनके अंदर आर्चिगोनिया जो होता है, दैट इज त्रिदानी, ये एब्सेंट होती है। आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है। अब इसके अपन ने 3 एग्जाम्पल्स बेसिकली देखे थे ग्नैटेल्स के, किसी को याद है? ये एग्जाम्पल्स तो हैं कॉनिफरेल्स के, ठीक है। ग्नैटेल्स के क्या 3 एग्जाम्पल्स थे बेटा, याद है आप लोगों को? एक तो इसके नाम से ही है, ठीक है, ग्नैटम, ठीक है। दूसरा है एफिड्रा, और तीसरा है वेलविचिया। याद है? ये 3 एग्जाम्पल, ग्नैटम, एफिड्रा, वेलविचिया। एफिड्रा से अपने को मिलती है एक ड्रग जिसको अपन बोलते हैं एफिड्रीन, ठीक है, और ये एंटी अस्थमेटिक है। अस्थमा वाले पेशेंट्स को बेसिकली हम ये एफिड्रीन ड्रग देते हैं, ये हम अस्थमा वाले पेशेंट्स को देते हैं। तो ये बेसिकली अपन ने मेन चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी लास्ट सेशन में, वो ये सब है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके साथ हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम। अब जैसे कि आप जानते हैं, किंगडम एनिमेलिया, इसमें हम किनको रखते हैं? ऑब्वियसली एनिमल्स को रखते हैं। कैसे एनिमल्स? कैसे? जो कि बहुकोशिकीय होंगे, है ना। तो किंगडम एनिमेलिया में जो जीव हैं वो कैसे हैं? वो है बहुकोशिकीय, ठीक है। और कैसे होंगे? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक, यस। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, विषमपोषी या स्वपोषी? विषमपोषी हैं, ठीक है, हीटरोट्रॉफ्स हैं, ओके। तो अपन ने क्या देखा? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जो जीव हैं उनको अपन ने किंगडम एनिमेलिया में रखा है, ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो इतने सारे ऐसे जीव हैं, ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो कि बहुकोशीय यूकैरियोटिक और विषमपोषी हैं, ठीक है। करीब लाखों के तादाद में इनकी जातियां हैं, ठीक है। तो अब इनको हमने क्या किया है? इनको हमने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है 11 फाइलम में, ठीक है। इस किंगडम के 11 फाइलम हैं जो आपको पता होना चाहिए बेटा, और पता इनको ऑर्डर में रखना है हमें, क्योंकि याद करना है अगर कोई चीज़ को तो उसका ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली अगर आप ऑर्डर में याद रखोगे, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। तो आपको ये फाइलम के नेम्स बिल्कुल इनके ऑर्डर में याद रखना है। तो आई होप सबको पता भी होंगे कौन कौन से हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉरीफेरा, ठीक है, फिर है सिलेंटरेटा, फिर है टीनोफोरा, फिर है प्लेटीहेलमिन्थीस, ठीक है, उसके बाद है एस्केलमेंथीस, फिर है एनिलीडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, यस, उसके बाद है मोलस्का, फिर है इकाइनोडर्मेटा, फिर है हेमिकॉर्डेटा, और फिर है कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये 11 फाइलम है बेटा जिसमें अपन ने ये इतने तरीके के जो लाखों प्रजातियां उनको डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10 एंड 11, और आपको इनको ऑर्डर में ही याद रखना है, ठीक है। PCC, PAAA, MEHC, ठीक है। आप चाहें कुछ भी इनका निमोनिक बना लें, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको इनको याद रखने हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, ये 11 फाइलम है। यस, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे हमने इन जंतुओं को क्लासिफाई किया तो कैसे कैसे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, इनके वर्गीकरण के क्या आधार हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिस है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब संगठन स्तर। ठीक है, संगठन स्तर। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है कि सारे ही ये जो जीव हैं ये सेल से बने हुए हैं, पर सेल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है ना, सेल्स क्या टिश्यू बना रहे हैं, क्या टिश्यूज ऑर्गन्स बना रहे हैं, क्या ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। तो सबसे फर्स्ट लेवल अपन यहाँ जो देखते हैं वो है कोशिकीय स्तर या सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो सेल्स का बना हुआ है, कुछ सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्स नहीं है इसमें, कुछ सेल्स का बना हुआ है। और ये जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं अपना अपना। ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं, एक साथ समूह नहीं बनाया है इन्होंने, ये लोग अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो उसको अपन बोलते हैं कोशिकीय स्तर या सेल्यूलर लेवल, जो अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, बताइए। अब हम सबसे फर्स्ट वाले फाइलम से स्टार्ट करेंगे, वो है पॉरीफेरा। ठीक है, तो इसमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोशिकीय स्तर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका ऊतक स्तर, दैट इज टिश्यू लेवल। अगर जो सेल्स हैं वो मिलके एक दूसरे के साथ मिलके समूह बना रहे हैं, ऊतक बना रहे हैं जिनको अपन बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, समूह बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ऊतक स्तर, दैट इज टिश्यू लेवल, अगर टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा किसके अंदर, नेक्स्ट फाइलम क्या पढ़ा था अपन ने, सेलेंटरेटा। ठीक है, और टीनोफोरा, ये दोनों जनरली एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, सेलेंटरेटा और टीनोफोरा। फिर आता है अंग स्तर, दैट इज ऑर्गन लेवल। अब टिश्यूज जो है, ऊतक जो है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। जिनमें भी जीव में आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट फाइलम में, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फिर अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स अगर बना रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया या अंग तंत्र स्तर हो गया, जो आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, एस्केल्मिन्थीज से आगे कॉर्डेटा तक। आपको सब में क्या मिलेगा बेटा, सब में क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। समझ में आया, इसीलिए हमें जो फाइलम के नाम है वो ऑर्डर में याद रखने हैं ताकि हमें ये चीजें याद रहे। तो सेल्यूलर लेवल सबसे पहले फाइलम में आपको मिला, सेल्यूलर लेवल पॉरीफेरा। फिर टिश्यू लेवल जो आपको सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में मिला। फिर आया ऑर्गन लेवल जो आपको मिला किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और फिर आया ऑर्गन सिस्टम लेवल जो आपको एस्केल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स में मिलेगा। ठीक है, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और लेवल मैंने लिखा हुआ है, जीव द्रव्य स्तर, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। याद है अपन ने किस में पढ़ा था ये, याद करो। जीव द्रव्य स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मैंने आपको एक कोशिकीय जीवों में बताया था, प्रोटोजोआज में, है ना। तो प्रोटोजोआ जो हैं, जो कि एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें क्या होता है, एक ही सेल है। ठीक है, एक ही सेल है और उसी के प्रोटोप्लाज्म में सारे काम हो रहे हैं, वहीं पे ही सारे रिएक्शन, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसलिए इसका लेवल कैसा है, जीव द्रव्य स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। पर क्या प्रोटोजोआ किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है, नहीं है, ये किंगडम एनिमेलिया का पार्ट नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, याद है आपको। यस, तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्रोटोजोआ के लिए, जो कि एक कोशिकीय जीव है, जिनको हम किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखते हैं। तो अपन किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करेंगे
तो जो संगठन स्तर हमें देखने को मिलते हैं वो है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। समझ में आया बेटा? सो ये है फर्स्ट बेसिस। फर्स्ट बेसिस हमने देखा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं हम, और वो है सिमेट्री, दैट इज सममिति। ठीक है, सिमेट्री मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज को अपन ऐसे काटें तो उसके अगर दो समान रूप आपको मिलता है, या किसी और प्लेन में भी काटे अगर समान रूप मिल रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है ना? यस, जैसे कि लेटर एम, ये सिमेट्रिकल है ना? अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी तो ये और ये सिमेट्रिकल है, तो दैट इज सिमेट्री। यस, तो तीन तरीके के जीव हो सकते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। असम्मित, असम्मित, ठीक है, एक होते हैं अरीय और एक होते हैं द्विपार्श्व। ठीक है, तो एक होते हैं असम्मिति, दैट इज एसिमेट्रिकल जीव, जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। आप किसी भी एक्सिस से उनको काट लो, केंद्रीय भाग से पास होने वाली कोई भी रेखा से आप जब उसको काटोगे, कोई भी तल में काटोगे, तो आपको समान दो समान रूप नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो होते हैं एसिमेट्रिकल जीव। उनमें आते हैं जनरली पॉरीफेरा। ठीक है, जो पॉरीफेरा है, स्पॉन्जस। पॉरीफेरा में क्या आते हैं जनरली? स्पॉन्जस। तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं, पर इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, दो एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। एक है साइकन, ठीक है, और एक है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया, ये दो एक्सेप्शंस हैं। इनके अंदर आपको क्या मिलती है? अरीय सममिति मिलती है। ठीक है, अरीय सममिति मतलब रेडियल सिमेट्री मिलती है। समझ आया बेटा आपको? तो साइकन और ल्यूकोसोलेनिया ये दो एक्सेप्शन है पॉरीफेरा में। ठीक है, ठीक है, ये पॉरीफेरा में दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको अरीय सममिति मिलेगी। फिर हम आते हैं अरीय सममिति, दैट इज रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री मतलब आप किसी भी प्लेन में उसको काटो, ठीक है, केंद्रीय भाग से पास होने वाली कोई भी एक्सिस से आप उसको काटो, कोई भी प्लेन में काटो, आपको दो समान रूप मिलेंगे, उसको अपन बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, चाहे आप इस प्लेन में काटो इसको, चाहे इस प्लेन में काटो, आपको दो समान रूप मिलेंगे, इसको अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, यह हमें किस में देखने को मिलेगी? ये हमें मिलेगी सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, और एक और है जिसको अपन बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जिसका ये एग्जाम्पल है स्टारफिश। ठीक है, तो सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इनमें आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, फिर आते हैं द्विपार्श्व सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति या बायलेटरल सिमेट्री मतलब एक ही प्लेन में आप उसको दाएं और बाएं सेम बेसिकली सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। जैसे यहाँ पे है ना, इस बटरफ्लाई को हमने डिवाइड किया, दो सिमिलर पार्ट्स आपको मिले। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व समिति। अपने अंदर भी क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। मुझे इस तरीके से इस प्लेन पे अगर हम काटेंगे तो दो समान रूप हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे समान। ऐसे वर्टिकली अगर आप काटोगे तो एक ही एक्सिस पे जब आप काटोगे तभी आपको दो समान रूप मिलेंगे। ठीक है, हर एक एक्सिस आपको, हर एक प्लेन में आपको समान रूप नहीं मिलेगा, उसी को अपन बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही प्लेन में आपको दो समान रूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट इज द्विपार्श्व सममिति या बायलेटरल सिमेट्री। ओके, जो आपको मिलेगी प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। इसमें से आप इकाइनोडर्मेटा को अलग कर दो। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, समझ में आया? तो हमने तीन तरीके के देखे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एक होते हैं एसिमेट्रिकल, एक होते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, और एक होते हैं बायलेटरल सिमेट्री जो शो करते हैं। अब ये नोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेट्स पे मेनली क्वेश्चन आता है क्योंकि इनकी जो लार्वा है, जो इकाइनोडर्मेट्स का लार्वा होता है, वो तो आपको द्विपार्श्व सममिति दिखाता है, दैट इज वो आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है, पर जो इसका वयस्क होता है, अडल्ट होता है,
वो आपको रेडियल सिमेट्री दिखाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा में लार्वा कैसी सिमेट्री शो करता है, बायलेटरल। अडल्ट कैसी सिमेट्री शो करता है, रेडियल। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होती है एवं वयस्क अवस्था में इसकी कैसी सममिति होती है, अरीय सममिति होती है। ठीक है बेटा, तो दैट इज अबाउट सिमेट्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सममिति के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं परिसंचरण तंत्र, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है? ठीक है, ओपन है, खुला हुआ है, या फिर क्लोज मतलब बंद है। ओपन मतलब क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट ने ब्लड पंप किया, अब ये जो ब्लड है जो निकल के आ रहा है वो बॉडी की कैविटी में फिल हो जाता है, तो जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो ब्लड में डूबे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके को अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम। समझ में आया? क्लोज सिस्टम क्या होता है, जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वो किस में बहता है, वेसल्स के अंदर बहता है। ठीक है, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज के अंदर बहता है, वो बॉडी कैविटी के अंदर ऐसे निकल के नहीं आ जाता। ठीक है, समझ में आया? तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो ओपन सर्कुलेशन क्या हुआ, खुला परिसंचरण क्या हुआ, जब ब्लड हार्ट से निकल के बॉडी कैविटी में भर जाता है और जो सेल्स हैं, ऊतक हैं, वो उसमें ही डूबे रहते हैं। ठीक है, अपने अंदर कैसा सिस्टम है, ओपन है या क्लोज है? हमारे अंदर क्लोज है ना, हमारे अंदर आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, से बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर भी जैसे क्लोज टाइप है। तो ओपन सिस्टम का अपन अगर एग्जाम्पल्स देंगे, ओपन सिस्टम किस में पाया जाता है, तो वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इनके अंदर आपको ओपन सिस्टम मिलेगा, ओपन सर्कुलेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर अपन क्लोज की बात करें, ठीक है, क्लोज की अगर अपन बात करें तो क्लोज सिस्टम हमें किस में मिलेगा, क्लोज सिस्टम हमें मिलेगा एनिलीडा में, ठीक है, और कॉर्डेट्स में। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मोलस्का जो फाइलम है उसकी एक क्लास होती है सिफेलोपोडा। ठीक है, इसमें आपको क्लोज्ड सिस्टम मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो मोलस्का में अपन ने क्या देखा, ओपन टाइप है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, पर सिफेलोपोडा एक क्लास है मोलस्का की जिसमें आपको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो ये ओपन के हो गए, ये क्लोज के हो गए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन में क्या डिफरेंस है और क्लोज में, ओपन और क्लोज में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम डाइजेशन, दैट इज पाचन पे। ठीक है, अब जो पाचन है उसके बेसिस पे हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है डिवीजन, डाइजेशन कैसा है ना, इंट्रासेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इंट्रासेल्यूलर किस में पाया जाता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मतलब, इंट्रासेल्यूलर मतलब हो गया अंतः कोशिकीय। ठीक है, तो अंतः कोशिकीय डाइजेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, तो आपको अंतः कोशिकीय, ठीक है, अंतः कोशिकीय दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा
पॉरीफेरा में, ठीक है, और सिलेंटरेटा में और टीनोफोरा में, ठीक है। इन तीन में हमें कैसा डाइजेशन देखने को मिलेगा? अंतः कोशिकीय, ठीक है। बाह्य कोशिकीय किस में देखने को मिलेगा? दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा जो बचे हैं उनके अंदर, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा। मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल में डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन कहाँ हो रहा है? आहार नाल के अंदर हो रहा है, ठीक है। जो गट है, आहार नाल है, उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। हर एक सेल में थोड़ी ना डाइजेशन हो रहा है फूड का, नहीं ना। डाइजेशन होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका डाइजेशन हो, फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आहार नाल के अंदर आपका डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अंतः कोशिकीय के एग्जाम्पल जिनके सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है वो है पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा। अभी जो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा जो हैं, ये दोनों तरीके के डाइजेशन शो करते हैं। अंतः कोशिकीय भी, मतलब ये दोनों तरीके के डाइजेशन शो करते हैं, इंट्रासेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डिटेल अपन पढ़ेंगे जब अपन इन टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, पर इनके अंदर आपको अभी याद रखो दोनों तरीके का डाइजेशन मिलेगा, इंट्रासेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ठीक है। समझ में आया? तो अंतः कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय, अंतः कोशिकीय इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हमें मिला पॉरीफेरा में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमें मिला किसके अंदर? प्लैटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स में। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा जो है वो दोनों तरीके के डाइजेशन शो करते हैं, इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं पाचन मार्ग, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे। यस, पाचन मार्ग या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दो तरीके का हो सकता है। या तो वो हो सकता है अपूर्ण। अपूर्ण हम कब बोलेंगे? जब पाचन मार्ग या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक ही ओपनिंग हो, ठीक है। एक ही ओपनिंग है, एक ही छिद्र है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता, ठीक है। एक ही छिद्र है जो मुख और गुदा दोनों का काम कर रही है, तो अपन इसको बोलते हैं अपूर्ण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर जो आहार नाल है उसकी दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है। एक है मुख और दूसरी है गुदा। अगर दो ओपनिंग्स हैं तो आप इसको क्या बोलोगे? पूर्ण। इस तरीके का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो पूर्ण है या फिर कंप्लीट है। समझ में आया आपको? तो दो तरीके के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो एक ही छिद्र हो जो कि मुख और गुदा दोनों का काम कर रहा है, ये हो गया अपूर्ण। एक होता है पूर्ण जिसमें दो ओपनिंग्स आपको मिलेंगी, मुख और गुदा, ठीक है। तो अपूर्ण जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है बेटा? ये आपको देखने को मिलेगा सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेट्स, ठीक है। एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेट्स तक आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट आपको सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपूर्ण और पूर्ण, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपना नेक्स्ट पॉइंट है और वो है शरीर आयोजन, दैट इज बॉडी प्लान, ठीक है। शरीर आयोजन, बॉडी प्लान जो है उसको अगेन तीन में हम डिवाइड करते हैं, सेल एग्रीगेट है, ब्लाइंड सैक है या ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। सेल एग्रीगेट टाइप क्या होता है? सेल एग्रीगेट टाइप मतलब
सेल्स का बना हुआ है और सेल्स ऐसे ही इधर उधर पड़ी है ना, लूज इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सेल एग्रीगेट टाइप, जैसे इन्होंने मतलब टिश्यूज वगैरह अभी तक नहीं बनाए हैं ना, तो सेल एग्रीगेट टाइप आपको मिलेगा पोरिफेरा में, ठीक है। तो कोशिका समूहन या सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान आपको मिलेगा पोरिफेरा में, जिनमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लाइंड सैक टाइप, अंधकोश प्रकार। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकता है जिसका एक ही छिद्र हो, ठीक है, जिसको अपन अपूर्ण बोल रहे हैं। ये मान लीजिए शरीर की भित्ति है, बॉडी वॉल है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल यहाँ से क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये किस तरीके का हो गया, ये एक थैली नुमा संरचना आप बोल सकते हो, थैली जैसी हो गई, ठीक है। इसलिए इसको सैक लाइक बोल रहे हैं। ब्लाइंड सैक है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ठीक है। इस तरीके का जो बॉडी प्लान है वो हो गया ब्लाइंड सैक टाइप, अंधकोश प्रकार, ठीक है। अभी अपन ने देखा था दूसरा तरीके का जो आहार नाल होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो होता है जिसमें दो ओपनिंग्स हो, मुख और गुदा। अगर दो ओपनिंग्स हैं तो बॉडी वॉल भी इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से आके नहीं आ सकती, क्योंकि नहीं तो ये जो छिद्र है वो बंद हो जाएगा, इसलिए बॉडी वॉल इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो इसको जब अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है, ठीक है। इस तरीके की बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। समझ में आया बेटा? यस। तो अपने पास तीन तरीके के बॉडी प्लान हैं, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद ट्यूब। अब ब्लाइंड सैक टाइप आपको किसमें मिलेगा, जिसमें अभी अपन ने पढ़ा, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, आहार नाल है या पाचन मार्ग है, जिसका एक ही छिद्र होगा, उसमें आपको ब्लाइंड सैक टाइप मिलेगा। तो अभी अपन ने देखा था एक ही छिद्र किसमें होता है, मैंने आपको अभी बताया था, सिलेंटरेट्स, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस, बताया था ना अभी मैंने आपको, देखिए पिछली स्लाइड में ही बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यही होंगे ब्लाइंड सैक टाइप वाले। ट्यूब विद इन ट्यूब वाले कौन से हो जाएंगे, एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेट्स तक। समझ में आया बेटा आपको? ठीक है। तो सेल एग्रीगेट, पॉरीफेरा, जिसमें सेल्स लूजली प्लेस्ड रहते हैं। फिर आ गया आपका ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना हो गई बॉडी की, क्योंकि एक ही छिद्र है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड सैक टाइप है जो आपको सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस में मिलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसमें आपके दो छिद्र हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेटा में आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये मैंने क्या बनाया है, ये तो है आपका आहार नाल या आपकी जो गट है, ठीक है, या फिर आप बोल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये क्या है, ये है बॉडी वॉल, है ना, देह भित्ति, ठीक है। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं जननिक स्तर, दैट इज जर्मिनल लेयर्स पे। जननिक स्तर होती क्या है, जननिक स्तर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ना, जनन हो रहा है किसी चीज का, तो जननिक स्तर वो लेयर्स है जो शरीर में किसी भाग को बनाती हैं, आपके किसी ना किसी भाग को ये बना रही हैं, इसलिए इनको अपन जननिक स्तर या जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे हम दो में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरिकी, त्रिकोरिकी, ठीक है। अब कौन सी तीन लेयर्स है, आपने पढ़ा होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब ये तीन जर्मिनल लेयर्स, तीन जननिक स्तर बनती हैं जो शरीर के अलग अलग भाग बनाती हैं, ठीक है। अब अगर जीव में सिर्फ दो ही स्तर हों, अगर इनके अंदर सिर्फ दो ही जननिक स्तर हैं, ठीक है, सिर्फ दो ही जननिक स्तर है, तो अपन उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, डाई, डाई मतलब टू, तो डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोर की। और अगर तीन जननिक स्तर है तो आप इसको बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिकी। समझ में आया? तो अगर दो जननिक स्तर है तो द्विकोरिकी, तीन जननिक स्तर है तो त्रिकोरिकी। अब आपको जैसे इसमें दिख रहा है, दो जननिक स्तर है तो इसका मतलब क्या, ये हो गया ये आपकी एक्टोडर्म वाली लेयर, ठीक है, अंदर है
एंडोडर्म। ठीक है, तो दो वाले जो होते हैं उनमें कौन कौन सी जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है? एक्टोडर्म पाई जाती है, एंडोडर्म पाई जाती है। ठीक है, पर मीजोडर्म इनमें नहीं होती, उसकी जगह बीच में ऐसे ही अविभेदित लेयर होती है, अविभेदित लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म हो गई अंदर वाली, और बीच में जो है मीजोग्लिया भरा हुआ है। ठीक है, तो मीजोग्लिया जो है अगेन एक लेयर तो है पर जननिक स्तर नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें लेयर्स कितनी है, तो लेयर्स तो 3 है, स्तर तो 3 है, पर जननिक स्तर अगर मैं पूछूंगी तो कितने हैं? 2 ही जननिक स्तर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर अपन बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाहर की एक लेयर है आपके पास, तो बाहर एक जर्मिनल लेयर है जो है एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर एक जर्मिनल लेयर है जो है एंडोडर्म, और बीच में भी एक लेयर है, जर्मिनल लेयर है, जिसको अपन बोलेंगे मेसोडर्म। ठीक है, ये हो गई एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, और मीजो मतलब बीच में। ठीक है, तो 3 जर्मिनल लेयर आपको मिल रही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म देखो अंदर वाली, और मीजोडर्म हो गई ये बीच की लेयर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको 3 जेनेटिक स्तर देखने को मिलेंगी, डिप्लोब्लास्टिक में 2 जेनेटिक स्तर देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस। यस, तो डिप्लोब्लास्टिक हमें किस में देखने को मिलता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है सिलेंटरेट्स। ठीक है, तो जो सिलेंटरेट्स हैं, टीनोफोरा है, मैंने आपको है ना, टीनोफोरा तो हमेशा इसके साथ चलेगा, तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक अपने को किस में मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तीनों लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। समझ में आया बेटा? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज प्रगुहा या बॉडी कैविटी और सीलोम। अब प्रगुहा या बॉडी कैविटी और सीलोम होता क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे ये अभी अपन ने देखा था ना, ये है अब हमारा आहार नाल, जिसको आप गट भी बोल सकते हो, और ये है आपकी बॉडी वॉल, इसको अपन बोलेंगे देह भित्ति। ठीक है, तो आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, के बीच में जो खाली स्पेस दिख रही है आपको, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ये जो खाली स्पेस है उसको अपन बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, देह गुहा है, ये बॉडी कैविटी है ये। अब अगर ये जो बॉडी कैविटी है, अगर ये मीजोडर्म से लाइंड होती है, मीजोडर्म से लाइंड होती है मतलब यहाँ भी मीजोडर्म की लेयर होगी और इधर भी मीजोडर्म की लेयर होगी, तभी तो ये कैविटी दोनों तरफ मीजोडर्म से, तभी तो ये जो कैविटी अपन बोल रहे हैं बॉडी कैविटी है, मीजोडर्म से लाइंड हुई ना दोनों तरफ, मतलब आहार नाल के बाहर की तरफ और देह भित्ति जो है उसके अंदर की तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मीजोडर्म से लाइंड है तो अपन इसको बोलते हैं सीलोम। ठीक है, समझ में आया? अगर ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो बॉडी कैविटी तो ये है ही सही, बॉडी कैविटी तो है ही, पर कोई भी बॉडी कैविटी को अगर अपन सीलोम बोलना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है? वो मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर सीलोम तो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है,
हर सीलोम तो बॉडी कैविटी होती है, पर हर बॉडी कैविटी सीलोम नहीं होती। समझ में आया आपको? क्योंकि हर बॉडी कैविटी जरूरी नहीं है कि मीजोडर्म से लाइंड हो। अगर वो मीजोडर्म से लाइंड है तभी आप उसको सीलोम बोलोगे। यस, तो हर सीलोम तो बॉडी कैविटी है, क्योंकि बॉडी कैविटी तो है ही, बस उसमें मीजोडर्मल लाइनिंग चाहिए। ठीक है, पर हर बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक में मीजोडर्म की लाइनिंग हो। समझ में आया आपको? समझ में आया ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बोल रही हूँ? ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, एक्चुअली बॉडी कैविटी है क्या? हमारे आहार नाल, ठीक है, हमारी जो आहार नाल है, जो हमारी गट है, और जो हमारी बॉडी वॉल है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलेंगे बॉडी कैविटी। और अगर ये मीजोडर्म से लाइंड है इस तरीके से, तो आप इसको बोलोगे सीलो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अपन तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं कि बॉडी कैविटी एक चीज हो गई, ठीक है, और एक चीज हो गई सीलो। सीलोम वो बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड है। ठीक है, तो तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। एक होते हैं एसीलोमेट्स। एसीलोमेट मतलब अगुहीय, ठीक है, जिनमें बॉडी कैविटी भी नहीं है, सीलोम भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं। ठीक है, एक होते हैं सीउडोसीलोमेट, कूट मुहिक। ठीक है, कूट मुहिक कौन होते हैं? कूट गुहिक होगा ये। ठीक है, कूट गुहिक कौन होते हैं? सीउडोसीलोमेट्स, जिनमें बॉडी कैविटी तो है पर वो सीलोम, ट्रू सीलोम नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। समझ में आया आपको? और एक होते हैं प्रगुही, दैट इज यू सीलोमेट्स, या आप इनको केवल सीलोमेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इनमें बॉडी कैविटी भी है और सीलोम भी है, क्योंकि जो इनकी बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड है। ठीक है, तो दो तीन तरीके के अपन ने ऑर्गेनिजम्स देखे, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। समझ में आया बेटा? तो बॉडी कैविटी या सीलोम के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, तो तीन में, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये क्या है? ये है एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या है? ये है एंडोडर्म। ठीक है, और जो पिंक में आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा? ये है मीसोडर्म। तो आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में कि ये जो कैविटी है, ठीक है, ये जो कैविटी है इसकी लाइनिंग है मीजोडर्म से, अंदर भी बाहर भी। ठीक है, इसीलिए ये कैसे है? सीलोमेट्स है। समझ में आया? यू सीलोमेट्स या सीलोमेट्स है, क्योंकि इनमें जो कैविटी अपने को दिख रही है, ठीक है, ये जो आहार नाल है और बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी है वो लाइंड है मीजोडर्म से। इसी वजह से ये यू सीलोमेट्स है या सीलोमेट्स हैं। सीउडोसीलोम में जैसे मैंने आपको बताया, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। ठीक है, कैविटी भी है, बीच में कैविटी भी है, बॉडी कैविटी तो है, पर वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। इनका ये जो मीजोडर्म है ना, वो कैसे दिख रहा है आपको? ऐसे बिखरा हुआ है वो, है ना, पाउचेस के फॉर्म में, थैलीनुमा संरचना के फॉर्म में ये बिखरा हुआ है, मीजोडर्मल पाउचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कैविटी है ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इस वजह से ये क्या है? ये है सीउडोसीलोमेट्स। सीउडो मतलब फॉल्स, लगता तो है कि सीलोम है पर एक्चुअली है नहीं। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलेंगे सीउडोसीलोमेट्स, फॉल्स। सीउडो मतलब फॉल्स, ठीक है, सीउडोसीलोमेट्स। फिर ए सीलोमेट कौन हो गए? जिसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म भी है, ठीक है, और ये है मीजोडर्म, पर कोई कैविटी नहीं है बीच की में। ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है, तो ए सीलोमेट। समझ में आया बेटा? तो तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो गए, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट। सो यूसीलोमेट या ट्रू सीलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? ये होते हैं एनेलिडा से पॉडेट्स तक।
एनेलिडा से कॉर्डेट्स तक सभी में ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलेगी। स्यूडोसीलोमेट कौन होते हैं? एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म्स अपन जिसको बोलते हैं, एस्केलमेंथीज, ये होते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। और अगुहीय या स्यूडोसीलोमेट कौन होते हैं? ये होते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज, दैट इज फ्लैट वर्म्स। ठीक है, चपटे होते हैं ऐसे, फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो ट्रू सीलोम किसमें मिली आपको? एनालिडा से कॉर्डेट्स तक। स्यूडो सीलोम आपको मिली एस्केलमेंथीज में। और जो ए सीलोमेट है वो है प्लेटीहेलमिन्थीज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सीलोम वाला। और ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बोला, एनसीईआरटी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, की लेबलिंग, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, इसमें मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब ये सीलोम बनती, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैं बता रही, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। एक चीज होती है सीलोम बन कैसे रही है, ठीक है, सीलोम कैसे बन रही है, उसके बेसिस पे अपन दो में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। एक होता है शिजोसीलोमेट और एक होता है एंटरोसीलोमेट। ठीक है, अब शिजोसीलोमेट क्या होते हैं? शिजोसीलोमेट में क्या होता है बेटा? मान लीजिए ये एक्टोडर्म है, ठीक है, फिर अंदर ये एंडोडर्म है, और बीच में है, अब मैं चाहती हूँ इसमें सीलोम बन जाए। ठीक है, सीलोम बन जाए, अभी तो नहीं है पर मैं चाहती हूँ इसमें सीलोम बन जाए। तो कैसे बन सकती है सीलोम? दो तरीके से बन सकती है। एक तो क्या हो कि इनका ऐसे ये फट जाए बीच में से, इजोडर्म जो है ऐसे बीच में से फट जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए दो में। ठीक है, दो में अगर ये डिवाइड हो जाएगी तो बीच में क्या बन जाएगी बेटा? बताइए, आप ही बताइए। अगर ये दो में डिवाइड हो गई तो बीच में आपको एक कैविटी मिल जाएगी, मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी ना बीच में कैविटी, जो दोनों तरफ किससे लाइंड हो जाएगी बेटा? मीजोडर्म से, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गई, इधर भी और इधर भी आपको मिल जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो ये बन गया सीलोम। यस, जो डायग्राम आपने पीछे देखा ये बिल्कुल वैसा ही लग जाएगा। एक बार अगर ये मीजोडर्मल सेल, 1 सेकेंड, मान लीजिए मीजोडर्मल सेल है और ये डिवाइड हुई, तो ऊपर वाली इधर, नीचे वाली इधर, बीच की आपको कैविटी मिल गई, सीलोम मिल गई। तो ये जो तरीका है सीलोम बनने का, उसको अपन बोलते हैं शाइजोसीलोमेट। ठीक है, तो इस तरीके में सीलोम कैसे बन रही है? सीलोम जो है, सीलोम जो है वो मीजोडर्म के विपाटन से बन रही है, या फिर डिवीजन आप बोल सकते हो, विपाटन से या उसके डिवीजन से बन रही है। या फटने से बन रही है। ये दो में डिवाइड हो गया, बीच में एक कैविटी बन गई। ये आपको किस किस में दिखता है ये तरीका, शाइजोसीलोमेट वाला? ये हमें मिलेगा एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। इनमें जो आपको ट्रू सीलोम मिलती है, जो सीलोम मिलती है वो इस तरीके से बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय डेवलपमेंट के टाइम। एंटरोसीलोमेट क्या होते हैं? अब यही सीलोम एक दूसरे तरीके से भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? अगेन, ये है आपका एक्टोडर्म,
ठीक है, ये समझने वाली चीजें है ना, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप भूलोगे नहीं इनको। ठीक है, तो ये है आपका एक्टोडर्म। अंदर आपको मिलेगा एंडोडर्म। ठीक है, बीच में हमारा था मीजोडर्म। अब इनके अंदर क्या होता है एंट्रोसिलोबेट्स में, मीजोडर्म की अतिवृद्धि होती है, अतिवृद्धि हुई, की ग्रोथ हुई। ठीक है, और फिर ये डिवाइड कर गए। अगर ये डिवाइड कर जाएंगे तो अगेन क्या होगा, बीच में क्या बन जाएगी बेटा, अगर ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी इसकी अतिवृद्धि और ये, तो बीच में क्या मिल जाएगी आपको, अगेन एक कैविटी। ठीक है, एक गुहा मिल जाएगी, एक कैविटी मिल जाएगी। ठीक है, अगेन एक सीलोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीलोम बन रही है वो कैसे बन रही है, मीजोडर्म की अतिवृद्धि से। इसको बोलते हैं एंट्रोसिलोमेट्स, और इसके एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या डिफरेंस है शाइजोसीलोमेट्स में और एंट्रोसिलोमेट्स में। शाइजोसीलोमेट्स में सीलोम बन रही है मीजोडर्म के विपाटन से। ठीक है, यस, मीजोडर्म डिवाइड हुई और मीजोडर्म के बीच में एक गैप आ गया जिसकी वजह से एक कैविटी बन गई, एक सीलोम बन गया। ठीक है, ये तो हुआ आपका शाइजोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट में क्या होता है, मीजोडर्म जो है उसमें अतिवृद्धि होती है, फिर बाद में वो अतिवृद्धि उससे सेपरेट हो जाती है, जो ओरिजिनल है उससे सेपरेट हो जाती है, तो बीच में अगेन एक कैविटी बन जाती है जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो गई, और इसीलिए अपन उसको बोलते हैं अगेन यूसीलोमेट्स, पर इस तरीके को हम बोलेंगे एंटेरोसीलोमेट। ठीक है, समझ में आया आपको। तो शाइजोसीलोमेट्स, एंट्रोसीलोमेट्स, तो जो अपन ने देखा था कि ट्रू सीलोम किसमें मिलती है, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। ठीक है, यही देखा था अपन ने। उनमें भी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का कैसे हैं, शाइजोसीलोमेट हैं। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरिटा, कॉर्डेटा कैसे हैं, एंट्रोसीलोमेट से। आई होप सबको समझ में आया। यस, तो आज तक, आज जो है हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और बेसिस पढ़ेंगे। आज अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किस संघ के वयस्कों में अर्य सममिति नहीं पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था, सिमेट्री तीन तरीके की थी, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, रेडियल हो सकते हैं या बायलेटरल हो सकते हैं। तो अगर रेडियल सिमेट्री नहीं है उनमें, तो वो कैसे होंगे, या तो वो एसिमेट्रिकल है या वो बायलेटरल है। तो आप सोचिए, या आप ये सोचिए कि जो रेडियल सिमेट्री थी उसके क्या एग्जाम्पल्स हमने याद किए थे, तीन एग्जाम्पल याद किए थे, अगर आपको याद हो तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, तीन एग्जाम्पल्स बताइए जिनमें, तीन फाइलम ऐसे जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। यस, जल्दी से, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ओके, तो इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा में, सिलेंटेरेटा में, तो किस में नहीं है अर्य सममिति, क्या आंसर हो जाएगा आपका, हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में आपको अर्य सममिति नहीं मिलेगी, आपको इनमें बायलेटरल सिमेट्रिकली होते, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी द्विपार्श्व सममिति के साथ सत्य प्रगुह्य है। यस, मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल है वो, और ट्रू सीलोम है उसके अंदर। ठीक है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं, प्लेटी से कॉर्डेट्स तक, याद है आपको। सत्य प्रगुह्य कौन कौन से होते हैं, एनेलिडा से कॉर्डेट्स तक। अब अपन देख लेते हैं वयस्क इकाइनोडर्म। अब मैंने आपको करवाया था, इकाइनोडर्म्स में आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, लार्वा में बायलेटरली, सॉरी, लार्वा में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, पर जो वयस्क होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो। यस, क्योंकि वयस्क इकाइनोडर्म रेडियल सिमेट्री शो करेगा।
एस्केलमेंथीज की अगर हम बात करें तो अपन ने देखा था कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल तो है, पर क्या इसमें ट्रू सीलोम है? नहीं है, ये स्यूडो सीलोमेट्स हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज अपन ने देखा, प्लेटीहेल्मिन्थीज अगेन बायलेटरली सिमेट्रिकल तो हैं, पर एसीलोमेट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा एनालिड्स, ये ट्रू सीलोम वाले बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के प्राणी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? तो अपन ने देखा था डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, जल्दी बताइए, डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं? सेलेंटेरेटा, टीनोफोरा। बाकी सारे जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स तक वो सब कैसे हैं? वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। स्पॉन्जस जो है वो पॉरीफेरा, तो ये नहीं है, ठीक है, इसको रॉन्ग करो। टीनोफोर को रॉन्ग करो। प्रवाल जो होते हैं वो भी सिलेंट्रेट्स में ही आते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चपटे कृमि, प्रवाल हो गए कोरल्स, ठीक है, चपटे कृमि दैट इज फ्लैट वर्म्स, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। दिए गए कुछ विशिष्ट प्राणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोलस्का अगुहीय होता है, एसीलोमेट है क्या मोलस्का? यस, याद करो, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। फिर ऑर्डर याद करो, एसीलोमेट थे प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसीलोमेट थे एस्केलमेंथीज, ट्रू सीलोमेट में आता है मोलस्का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, अगुहीय नहीं होते हैं वो। कीट कूट गुहिक होते हैं, कीट मतलब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा में, क्या वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं? अगेन नहीं होते हैं। चपटे क्रमी दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज सीलोमेट होते हैं? नहीं होते हैं, है ना, ये एसीलोमेट होते हैं, फ्लैट वर्म्स। गोल क्रमी दैट इज एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म्स जो हैं वो कूट गुहिक होते हैं, स्यूडोसीलोमेट होते हैं? यस, होते हैं, ठीक है। राउंड वर्म्स दैट इज एस्केलमेंथीज जो हैं उनको अपन स्यूडोसीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये कूट गुहिक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डी, डी वाला कथन सही है। नेक्स्ट, वे प्राणी जो बाल्यावस्था में तो द्विपार्श्व सम्मिति वाले तथा वयस्क अवस्था में अरीय पंचतई सम्मिति वाले होते हैं, किस संघ में आते हैं? ये तो अपन ने किया है, यस, इकाइनोडर्मेटा, ये मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल तो लार्वा होता है, पर अडल्ट स्टेज में ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, अरीय सम्मिति शो करते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में प्राणियों की द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन की विशेषताओं का परीक्षण करें तथा ए से डी तक दिए गए नामांकित भागों को पहचानें, ठीक है। तो अभी आपको इसमें दिख रहा है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है? ए क्या होगी, जल्दी बताइए, ए क्या होगा? यस, बाहर वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर बी वाली को क्या बोलेंगे? ये अंदर है, इसको अपन बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है, यानी अंतस त्वचा। अब डिप्लोब्लास्टिक, ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है, यस, इसमें आपको दो ही लेयर्स देखने को मिल रही हैं, दो ही जननिक स्तर देखने को मिल रहा है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में बीच में क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। और ये जो है इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिल रही हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये डी वाली जिसको अपन बोलेंगे मीजोडर्म, दैट इज मध्य त्वचा, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। ए तो है बाह्य त्वचा, बी है अंतस त्वचा, सी है मीजोग्लिया और डी है मध्य त्वचा, ओके, यस। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में एक अकशेरुकीय प्राणी के शरीर की अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है, इस प्रकार की शरीर रचना वाले प्राणी को पहचानिए, ठीक है। तो आपको शरीर रचना दिख रही है इसमें, ये तो हो गया आपका बॉडी वॉल, ये हो गई आपकी आहार नाल, बीच में पैरेन्काइमा है, मतलब कैविटी नहीं है। कोई कैविटी दिख रही है आपको? नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है,
ठीक है, देह भित्ति है और आहार नाल है। तो किस में, इनमें से किस में आपको बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी बेटा? ए सीलोमेट कौन सा है, किस में आपको सीलोम नहीं मिलती है? यस, कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपोडा में है। तो याद रखो ट्रू सीलोमेट कौन कौन से थे, एनिलीडा से कॉर्डेटा तक। तो आर्थ्रोपोडा तो इसमें होगा नहीं। एस्केलमेंथीज या राउंड वर्म्स जो है उनमें सीडोसीलोम मिलती है, ये भी नहीं होगा। केचुआ में सीलोम मिलती है। प्लेनेरिया या प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेनेरिया जो है ये फ्लैट वर्म्स का एग्जाम्पल होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का एग्जाम्पल होता है, और अपन ने देखा था फ्लैट वर्म्स में हमें कैविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी। ये जो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है वो किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थीस का है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सीलोम नहीं दिख रही, किसी भी तरीके की नहीं दिख रही, ना ट्रू ना स्यूडो। ठीक है, जो बीच का पार्ट है वो भरा हुआ है टिश्यू से। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र गुहा के प्रकारों को दर्शाते हैं, उन्हें पहचानें तथा प्राणियों के उस समूह को चुनिए जो उन्हें धारण करते हैं। अब ये आपको 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे, अब मैंने जो आपको बताया था ना 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ये क्या, ये किस तरीके का है बताइए? इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और जो कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड है। तो ये क्या हो गया? यूसीलोमेट या फिर सीलोमेट या ट्रू सीलोम भी आप बोल सकते हो। इसमें आपको एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और ये जो है ये मीजोडर्म है। पर मीजोडर्म के आपको क्या मिल रहे हैं? पाउचेस मिल रहे हैं। जो कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। तो ये कैसे हैं? ये हैं स्यूडो सीलोमेट। और इसमें आपको क्या मिल रहा है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, पर कैविटी नहीं है कोई। ठीक है, तो ये क्या है? ये है प्लेटीहेल्मिन्थ, सॉरी ये क्या है? ये है एसीलोमेट्स। ठीक है बेटा, ओके। तो यूसीलोमेट का एग्जाम्पल कौन है इसमें से? ट्रू सीलोम का, एनिलीडा, मोलस्का, एकायोडर्माटा, तीनों ही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर अपन आते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? एस्केलमेंथीज या आर्थ्रोपोडा? एस्केलमेंथीज ऑब्वियसली। तो ए या सी दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब ए सीलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज या एनिलिड्स? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा? ए। ठीक है, एनिलीडा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो कि ए सीलोमेट। सी जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा। तो आपका आंसर होगा ए। तो इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रवाह चित्र को ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए, ए बी सी डी व ई खाली स्थानों को भरिए। देखो अब यहाँ पे हम किंगडम एनिमेलिया से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपने जब किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करना शुरू किया, सबसे फर्स्ट है संगठन का स्तर। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन से संगठन के स्तर देखे थे बेटा? अपन ने देखा था सेल्यूलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू, ऊतक, अंग, अंग तंत्र तो हमें यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेवल होगा? कोशिका वाला, है ना। तो ए तो क्या हो गया? कोशिकीय स्तर। जो सारे में, सारे ऑप्शंस में कोशिकीय स्तर ही है, तो ये वाला तो सही है अपना। नेक्स्ट हम आते हैं सम्मिति पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है सम्मिति के बेसिस पे अपन देखें तो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा में कैसी सम्मिति होती थी बेटा? याद करो, सिलेंटरेटा टीनोफोरा में कैसी सम्मिति थी? अरीय सम्मिति। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अरीय सम्मिति। ठीक है, और इन सब में कैसी आपको मिलेगी? यस, इन सब में हमें मिलेगी द्विपार्श्व सम्मिति। अब बी और सी देख लो, बी क्या है? अरीय, और सी है द्विपार्श्व। ठीक है, यस, तो ये आपको बी में भी मिल रहा है और डी में भी ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये दोनों में सेम है। चलो, तो बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है अपना। ठीक है, फिर हम आते हैं देह गुहा पे। ठीक है, देह गुहा एस्केलमेंथीज में कैसे, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसी होगी? पहली बात तो अगुहिक होंगे। ठीक है,
एस्केलमेंथीज में कैसी होगी बेटा? कूट गुहिक होगा, किया था ना अपन ने स्यूडोसीलोमेट्स। और ये कैसे होंगे? ये होंगे प्रगुहिक। ठीक है, तो डी और ई में क्या आना चाहिए? कूटगुहिक और प्रगुहिक। ठीक है, जो बी में उल्टा दे रखा है ना, बी में उल्टा दे रखा है, बी में डी को प्रगुहिक दे रखा है जो कि एस्केलमेंथीज के लिए है, तो वो कूटगुहिक होना चाहिए, स्यूडोसीलोमेट होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डी। ठीक है, कूटगुहीय और प्रगुहिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने किससे स्टार्ट किया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया। कोशिका स्तर, उतंग अंग, अंगतन। तो कोशिका वाला फर्स्ट अपना ए आ गया। फिर बी में अपन गए सम्मिति में। अरीय सम्मिति होती है, द्विपार्श्व सम्मिति हो सकती है, तो अरीय और द्विपार्श्व अपन ने बी और सी में देख लिया। ठीक है, फिर आया देह गुहा। देह गुहा के बेसिस पे अगुहिक तो हो गए प्लेटिहेल्मिन्थीज, कूट गुहिक हो गए आपके एस्केलमिन्थीज, और प्रगुहिक हो गए एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। तो अपन के क्या आंसर होगा? डी और ई क्या हो गए? कूटगुहिक और प्रगुहिक, इसलिए आपका आंसर हो गया डी। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। यस, ग्रेट। नाउ ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें, अपन ने पढ़ा था, एक होते हैं वायरस, एक होते हैं वायरॉइड्स और एक होते हैं प्रायोन्स, है ना। वायरस में अपन ने देखा था प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है ना, प्रोटीन कोट होगा और डीएनए या आरएनए होगा। ठीक है, ये जो है वायरॉइड्स, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ आरएनए होता है। और जो प्रायोन्स होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स होता है। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं वायरॉइड्स की, तो ये बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। ठीक है, प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु नहीं, प्रोटीन आवरण तो होगा ही नहीं, पहली बात तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही रॉन्ग है। बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु नहीं, ये होते हैं आरएनए अणु। और इसीलिए अपने देखा था प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यस, तो ये आपको बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। डी आपका इसका आंसर है। ठीक है, ग्रेट। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है होमवर्क के लिए। निम्न प्रकार की जर्म लेयर्स ए एवं बी को धारण करने वाली प्राणी क्रमशः डैश एवं डैश कहलाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं भ्राम्य त्वचा, अंतर त्वचा और मीजोग्लिया है, और इसमें आपको 3 जर्मिनल लेयर्स मिल रही हैं, भ्राम्य त्वचा, अंतर त्वचा और मध्य त्वचा। तो ये किस तरीके के हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यस, जननिक स्तर के बेसिस पे अपन ने 2 में डिवाइड किया था, तो आप इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इजी है, जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, देन विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। यस, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। प्लीज अपने घर जाइए, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके, we'll meet in the next session. Till then, bye bye, take care.